स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे डीए की सौगात को लेकर, क्योंकि 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार देहरा में मनाया जा रहा है। पहली मर्तबा राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कर्मचारियों की उम्मीदें बंध गई हैं। और 15 अगस्त को लेकर सचिवालय में हमें किस तरह की हलचल नजर आई है, यानी कि क्या घोषणा उस दिन हो सकती है कर्मचारियों के लिए, अन्य वर्गों के लिए, इससे जुड़ी जानकारी बिल्कुल इस बुलेटिन में हम आपको देने वाले हैं। और दूसरी बात उस एमएलए को लेकर करेंगे जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है कोर्ट की ओर से। क्या पूरा मसला है, क्यों यहां पर अग्रिम जमानत देनी पड़ी है, ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और स्कूल और कॉलेजेस को लेकर आज बड़ी मीटिंग हुई है सचिवालय में, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, ये भी अपडेट बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि क्लस्टर सिस्टम अब तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी भी कौन कौन सी चीज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग अब होने जा रही है, ये छात्रों और शिक्षकों से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा अहम खबर आज की हम बताना चाहेंगे। तो बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मौसम से जुड़ा हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि 9 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि शिमला में भी आज मेघ बरसे हैं। हालांकि सुबह के समय ये सिलसिला बारिश का जारी रहा, फिर दोपहर बाद धूप खिलाई थी और ऐसा ही अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम बना रहा। लेकिन लाहौल स्पीति में एक दफ़ा फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। ये काजा के चिच्चम नाला में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से एक वाहन भी बह गया है और कुछ एक और वाहन भी वहां फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। नाले के आसपास जो घर बसे हुए थे उन्हें खाली करने के निर्देश प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं, यानी कि इन मकानों को खाली करना होगा और सुरक्षित स्थानों पर फिर वहां के स्थानीय लोगों को पहुंचाने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। और लाहौल स्पीति में देखिए, जो नेशनल हाईवे 505 है अभी तक प्रभावित है। इसे नहीं खोला गया है क्योंकि 6 जगहों पर तकरीबन वहां बाढ़ आने की जानकारी सामने आई है, जिस वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़क मार्ग पर आ गई है और सड़क का कुछ एक हिस्सा भी धंस गया है। अभी मरम्मत का कार्य वहां छेड़ा गया है, जिसमें कुछ और समय भी लग सकता है और प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है स्थानीय लोगों से कि अभी ये शिंकुला दर्रा वाले मार्ग से वो ना गुजरे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मरम्मत का कार्य छेड़ा गया है और कोई और रास्ता ही फिलहाल उन्हें देखना होगा, या हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आवाजाही उन्हें अपनी रोकनी ही पड़े। देखिए, 3 शव मिले हैं और तीनों क्षत विक्षत हालत में है, जिस वजह से पुष्टि ही नहीं हो पा रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे। क्या समेज खड्ड से बहकर ये सुन्नी कोल डैम तक पहुंच गए थे या फिर किसी और क्षेत्र से बहते बहते वहां तक आए हैं। इसमें क्योंकि एक शव सुन्नी के कोल डैम में मिला है, ये महिला का बताया जा रहा है, लेकिन महिला की शिनाख्त इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि चेहरे पर काफ़ी गंभीर चोटें आ गई हैं। दूसरी बात हम डकोलर की करना चाहेंगे। यहाँ 2 शव मिले हैं, जिसमें एक पुरुष का शव है, एक महिला का शव है। हालांकि ये लड़की का शव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच होगी, लेकिन वही बात है, इन 2 शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है और पहचान करने के लिए समेज खड्ड के आसपास के जो लोग हैं 20 डीएनए के सैंपल उनके लिए गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि उन्हीं में से ये लोग थे जो लापता हो गए थे और बहते बहते ढकोलर तक पहुंच गए हैं या फिर कोई और है। इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए समेज गांव के 20 लोगों के डीएनए सैंपल देखिए ले लिए गए हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है ये पहचान नहीं हो पाएगी कि समेज खड्ड से बहकर ही ये लोग वहां तक पहुंचे हैं या फिर जैसे बागी पुल में भी यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है और तकरीबन 9 से 10 के करीब लोग लापता बताए जा रहे थे, उसमें से भी ये लोग निकलकर सामने आ सकते हैं। हो सकता है इससे पहले कोई ऐसी घटना पेश आई हो कि बहते बहते ये इस स्थान तक या इस जगह तक वहां पहुंच गए हैं। तो अभी जांच जारी है, देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ यहाँ खुलासा होता है। 14 से 17 वर्ष की उम्र की क्योंकि एक लड़की बताई जा रही है जिसका शव मिला है। सबसे बुरी बात यह है कि इनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं, गंभीर चोटें इतनी लगी हुई है और शरीर के कुछ हिस्से भी इनके गायब हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दर्दनाक मौत इन्हें हासिल हुई है। और हिमाचल प्रदेश में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो पर्यटक भी सहम जाते हैं। इन दिनों बहुत कम तादाद पर्यटकों की हो गई है, खुद को लेकर सहमा सा महसूस कर रहे हैं। कुछ एक नेशनल हाईवेज भी प्रभावित है, जिस वजह से पर्यटन पर भी फिर एक दफ़ा असर पड़ा है।
अभी पोस्टमार्टम के लिए इन शवों को सीएचसी सुन्नी के लिए भेज दिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी तीव्र गति से चला हुआ है। कोशिश की जा रही है जितने भी लापता लोग हैं किसी तरह से उन्हें ढूंढ निकाला जाए ताकि पूरी प्रक्रिया के साथ कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो हो सके। देखिए 46 के करीब लोग ही अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आंकड़ा 46 के नीचे नहीं आ रहा है। कारण ये है कि जो शव मिल भी रहे हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। समेज, कुल्लू के बागी पुल और मंडी के चौहरा घाटी में ये 46 लोग लापता हैं। 112 घंटे का समय बीत गया है लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी लापता ही बताए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने ये आई है कि श्रीखंड में भी 2 लोग बह गए हैं। हालांकि ये 4 दिन पहले बादल फटा था श्रीखंड में, लेकिन जानकारी आज सामने आई है 2 लोगों के बहने की, क्योंकि उस वक्त ये बाढ़ में फंस गए थे। और आज जब इस बात की जानकारी प्रशासन तक भी पहुंची है तो अब इन्हें ढूंढने का सिलसिला अभी वहां पर शुरू हो चुका है। कुल्लू के बागी पुल में अभी 5, श्रीखंड के रास्ते में सिंघागाड़ में 2 लोग लापता हुए थे। मंडी के चौहार घाटी में भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा समेज गांव के लोग लापता है, जो कि संख्या यहां पर 36 है। देखिए मंडी की चौहर घाटी में जो मां और बेटी का शव मिला है ये भी झकझोर कर देने वाली बिल्कुल तस्वीरें सामने आई हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 3 महीने की बेटी थी और अपनी बेटी को बचाने के लिए मां ने उसे अपने गले से लपेट कर रखा और इसी हालत में मां और बेटी की मौत हो गई। और इसी अवस्था में ये दोनों फिर रेस्क्यू टीम के हाथ लगी हैं। यानी कि जिस वक्त दोनों के शव मिले मां ने अपने गले से ही बेटी को लगाया हुआ था। तो इतनी ज़्यादा चिंता में थी माँ कि किसी तरह से इसकी 3 महीने की बेटी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बहुत ही भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं जो कि निकलकर अभी हिमाचल प्रदेश में सामने आ रही हैं। अब आना चाहेंगे बांग्लादेश पर, क्योंकि यहाँ घटना ही कुछ ऐसी हुई है। दरअसल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा है और एक तरह से हिंसा की आग में अभी ये देश जल रहा है। हालात बहुत खराब है। नौकरी में रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म किया जाए, ये मांग वहाँ पर काफ़ी समय से लोगों की ओर से उठाई जा रही थी और इसी पर हिंसा बहुत बुरी तरह से भड़क गई। 14 पुलिसकर्मियों सहित 100 से अधिक लोगों की वहाँ मौत हो गई है। हालात कुछ ऐसे बने कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर को, जो शेख हसीना है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर ये भारत में आ गई है। दरअसल लोगों की ओर से मांग ही उठाई जा रही थी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका को ये छोड़ दे और अपना इस्तीफा भी दे। और अपनी बहन के साथ ये भारत के लिए फिलहाल रवाना हो चुकी है। हालांकि वहां से रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी करना चाह रही थी, लेकिन उसकी अनुमति भी इन्हें नहीं दी गई। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल वकर उजाजमा की ओर से एक बयान सामने आया है, जिनका ये कहना है कि अभी अंतरिम सरकार वहां पर बनाई जाएगी, लेकिन सभी छोटे बड़े वर्गों की इसमें राय ली जाएगी। सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही अंतरिम सरकार बनाने का फैसला वहां पर लिया जाएगा। हालात और तस्वीरें कुछ इस तरह की बनी थी कि जैसे ही बांग्लादेश के पीएम के निवास गोनो भवन के दरवाजे खोले गए तो भीड़ में लोग अंदर घुस गए। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ की जो ये प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है अपना इस्तीफा दे दे, अपने पद से इस्तीफा भी दे और साथ ही साथ देश को छोड़कर भी चली जाए। जब ये हुआ तो जश्न भरी तस्वीरें भी वहां से निकलकर देखिए सामने आई। और जब ये लोग पीएम निवास के अंदर घुसे, जैसे ही पीएम निवास के दरवाजे खुले और इस भीड़ में लोग अंदर चले गए, वहां ना तो कोई पुलिसकर्मी था ना सुरक्षा कर्मी था। कारण इसका यह है कि 14 पुलिसकर्मियों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत पहले ही हिंसा में झड़प के कारण हो गई थी। यानी कि हिंसा इस कदर वहाँ पर भड़क गई थी कि काफ़ी बड़ी झड़प भी हुई और इसमें बहुत सारे लोगों की देखिए मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह की स्थिति जब सामने आती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी देखिए मांग वही उठाई जा रही थी कि नौकरी में रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और ये मांग सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि भारत देश में भी कई वर्षों से उठ रही है। जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं अब वो भी कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। उनका करियर बर्बाद हो रहा है, भविष्य ख़त्म हो रहा है। और इस तरह की तस्वीरें जब बाकी देशों में सामने आएगी तो लाजमी सी बात है यहाँ पर भी चर्चा तो बिल्कुल संभव है और यहाँ पर भी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है चर्चाओं को लेकर। कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं उस घटना के जो कि बांग्लादेश में हुई है। और भारत में भी क्या इस बात को लेकर बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल कमेंट के जरिए आप हमें बताइएगा। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत भी आज शाम को हिमाचल पहुंचने वाली हैं और अगले कल प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। सबसे पहले समेश गांव के लोगों के पास ये जाने वाली हैं, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और इस बीच क्या आश्वासन इनकी ओर से दिया जाता है देखना होगा। उसके बाद ये कुल्लू के बागी पुल में भी जाने वाली है, जहां पर अभी तक 5 लोग लापता चल रहे हैं। समेश
गांव से 36 लोग लापता हैं, बागीपुल में 5 लोग लापता हैं और इंतज़ार अब कंगना रनौत का हो ही रहा था, क्योंकि अभी नवनिर्वाचित सांसद ही हैं। बतौर सांसद अपना काम किस तरह से करती हैं, यहाँ जो त्रासदी आई है कैसे इससे निपटने का काम करेंगी, लोगों की मदद करेंगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। हालांकि इससे पहले ये फिर एक दफ़ा सोशल मीडिया के घेरे में आ गई थी, जब बयान इनकी ओर से दिया गया था कि उपायुक्तों से जब इन्होंने बात की, जिला उपायुक्त से और विधायकों से जब इन्होंने बात की है, तो राय इन्हें दी गई है कि अभी हिमाचल प्रदेश में आना सेफ नहीं है, इसलिए ये ना आए। कुछ ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने मीडिया के समक्ष दे दी, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी हुई थी। लेकिन अगले ही दिन फिर इनकी ओर से बयान जारी हुआ कि जल्दी ही हिमाचल प्रदेश आएंगी और यहाँ के प्रभावितों से भी मुलाकात करने वाली हैं। देखिए, ट्रक ऑपरेटर्स की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिलासपुर के नम्होल में ये बैठक बुलाई गई थी। अल्ट्राटेक कंपनी से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स इसमें आए थे और कंपनी के अधिकारी भी थे। ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब वो मजबूरन आंदोलन करेंगे, क्योंकि उन्हें इसके लिए उकसाया जा रहा है। दरअसल आज बैठक बुलाई गई थी, इसमें सोलन और बिलासपुर के दोनों उपायुक्त भी शामिल हुए थे, लेकिन सहमति कंपनी और ट्रांसपोर्टर्स के बीच नहीं बन पाई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कंपनी के अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये रेट को लेकर भी कुछ एक इश्यूज चल रहे हैं और बाकी समस्याएं भी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रक ऑपरेटर्स का मानना है कि ये 3000 के करीब इनकी संख्या है। अब ये अगली रणनीति तैयार करेंगे अगर कंपनी के अधिकारी इनकी बात नहीं मानते हैं। हालांकि बिलासपुर के उपायुक्त की ओर से आश्वासन ये दिया गया है ट्रांसपोर्टर्स को कि एक दफा फिर मीटिंग बुलाई जाएगी और इनकी समस्याओं का समाधान वो करवा कर रहेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी आज ऐलान किया गया है। पहले तो इन्होंने जानकारी दी कि अभी तक कहां-कहां मरम्मत कार्य छेड़े गए हैं। इनका ये कहना था कि सबसे ज़्यादा नुकसान अभी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को ही पहुंचा है। तकरीबन 300 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। जहां भी पुल बहने की जानकारी सामने आ रही है, तुरंत प्रभाव से बैली ब्रिज को वहां खड़ा किया जा रहा है ताकि आवाजाही ठप ना हो। इसके अलावा 82 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो कि अभी ठीक नहीं है या एक तरह से अवरुद्ध हो गई हैं, तो इसमें 38 सड़कें आज शाम तक बहाल हो जाएंगी, ये दावा इनकी ओर से किया गया है। लोक निर्माण विभाग को आपदा के बीच 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं और इनका इस्तेमाल भी होगा। जल्द से जल्द सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए ये राशि यहाँ खर्च की जाएगी, ये भी आज इनकी ओर से स्टेटमेंट दी गई है। हालांकि 8 शव मंडी के पद्धर में बरामद किए गए हैं, ये भी एक आंकड़ा इनकी ओर से रखा गया है और बार बार मंडी और कुल्लू के डीसी के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ बैली ब्रिज लगाने की आवश्यकता है, कहाँ सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता है, नेशनल हाईवेज प्रभावित ना हो ज़्यादा देर तक, ये भी यहाँ पीडब्ल्यूडी की ओर से कोशिश की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम पूरी तरह से डटी हुई है सड़कों पर और कोई भी लापरवाही ना हो, इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं मंत्री की ओर से विभाग को। ये भी इनकी ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि एक तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि यातायात व्यवस्था ना डगमगाए। भले ही आपदा जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन हर तरीके से इस आपदा से निपटना होगा और लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, उनकी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुछ दिन पहले ही एक घोषणा की थी कि बद्दी में एसडीएम कार्यालय खोला जाएगा। आज इसकी अधिसूचना हो चुकी है। नालागढ़ के 17 और कृष्णागढ़ के 3 पटवार सर्कल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अधिसूचना का इंतजार हो रहा था जो कि आज जारी हो चुकी है। एचआरटीसी पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं। रोष का कारण ये है कि अभी तक एरियर की किश्त इन्हें नहीं दी गई है, जब बाकी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 50-50 हज़ार की 2 किश्तें दी जा सकती है, तो इन्हें क्यों इंतज़ार करवाया जा रहा है। मेडिकल रिमबर्समेंट का भुगतान भी इनके लिए होना चाहिए और डीए की अदायगी भी नहीं हो पाई है। इनके जो वित्तीय भत्ते हैं वो काफ़ी समय से लटके हुए हैं और जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाए, ये मांग आज इन्होंने फिर उठाई है। मासिक बैठक क्योंकि इनकी थी और हमीरपुर में ये मासिक बैठक इस बार देखिए इन्होंने बुलाई थी। हालांकि आभार भी इन्होंने व्यक्त किया है क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है जब 1 अगस्त को ही इनकी पेंशन दे दी गई हो। यहाँ पूरा माह बीत जाया करता था, 1.5 से 2 महीने का समय भी होता था, उसके बाद इनकी पेंशन आती थी। लेकिन अब समय से पेंशन आई है, इसके लिए आभार व्यक्त किया है। लेकिन जो बाकी वित्तीय भत्ते इनके पेंडिंग रह रहे हैं उसका भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए, ये मांग इन्होंने रखी है। देखिए, खरीद फरोख्त मामले में एक और जानकारी सामने आई है। विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। हालांकि अग्रिम जमानत देने पर कुछ एक शर्तें भी कोर्ट की ओर से लगाई गई है। कारण ये है कि सरकार ने पहले ही पक्ष रख दिया था कि जो
एमएलए आशीष शर्मा हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिस वजह से अगर अग्रिम जमानत देनी भी है तो कुछ एक शर्तों के साथ दी जाए। तो पहली शर्त तो ये है कि ये बीच में अभी विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक पूरा मामला निपट नहीं जाता है। और दूसरी शर्त ये लगाई गई है कि मान लीजिए अगर ये पेशी में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो इन्हें इस बारे में जानकारी कोर्ट को पहले ही देनी होगी, यानी कि छूट संबंधी आवेदन इन्हें पहले ही दायर करना होगा, क्योंकि संगीन आरोप इन पर लगाए गए थे, जिस वजह से अग्रिम जमानत तो दे दी गई है लेकिन साथ ही साथ शर्तें भी लगाई गई हैं। ये खरीद फरोख्त का मामला था और कांग्रेस सरकार की ओर से केस बालूगंज थाना में दर्ज किया गया था, जिसके बाद आशीष शर्मा समेत ये 3 नेता हैं जिन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और यहाँ आशीष शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग उठाई थी। फिलहाल अग्रिम जमानत दे दी गई है लेकिन कुछ एक शर्तों के साथ। देखिए, वन विभाग में नए मुखिया की तलाश भी यहाँ पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी पवनेश कुमार शर्मा को इस पद का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया है। वहीं कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से लिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है पूरे देश में जहां पर कैंसर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये चिंताजनक विषय है। कुछ निर्देश इसमें स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं कि इसकी रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं अब उनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा सरकारी अस्पतालों में हिमाचल प्रदेश में, और मुफ्त दवाइयाँ भी उन्हें दी जाएंगी। ये बड़ी राहत हम कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए कहना चाहेंगे। बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से लिया गया है। राहत प्रदान करने के लिए एक तरह से ये हम क्रांतिकारी निर्णय उनका कह सकते हैं। निजी स्कूलों से जुड़ा भी एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल संबंधिता सेवाओं के लिए अब इन्हें जीएसटी देना होगा। बैकडेट से इन्हें ये जीएसटी लगाया गया है। 2017 से लेकर 2024 तक का जीएसटी इन्हें देना होगा। इसके लिए रिकवरी नोटिस जारी हो गया है और 15 अगस्त से पहले ही ये जीएसटी जमा करवाना होगा। यदि देरी करते हैं तो फिर 100% जुर्माना इन्हें भरना होगा इसके लिए। और ये स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं निजी स्कूलों के लिए। ये संबंधिता सेवाओं को लेकर यहाँ जीएसटी देना होगा, लेकिन ये अंदाज़ा यहाँ निजी स्कूलों ने नहीं लगाया था कि बैकडेट से इनके लिए ये रिकवरी नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। और 15 अगस्त की तिथि का भी इन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके बाद 100% जुर्माना इन्हें भरना पड़ सकता है अगर ये थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही या फिर लेट लतीफ़ी दिखाते हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में लंबी बैठक ली है। 8 अगस्त को भी कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद 15 अगस्त का दिन भी आ रहा है। कर्मचारियों की कई उम्मीदें सरकार से बंधी रहती है कि खास मौका होगा तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट उनके लिए हो सकती है। फिलहाल वित्त विभाग की भी अगर जानकारी दे तो डीए का भुगतान करने के लिए गुणा भाग का सिलसिला हमें नज़र आया है सचिवालय में वित्त ब्रांच में। हालांकि ये अनाउंसमेंट होती है नहीं होती है देखेंगे, क्योंकि देहरा में इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक इसके लिए सरकार भी है। पहली मर्तबा क्योंकि देहरा को चुना गया है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। तो इस बीच कर्मचारियों को क्या सौगात दी जाती है, डीए का क्योंकि इंतजार हो रहा है और डीए को लेकर हलचल भी सचिवालय में नजर आ रही है। जैसा कि हमने कहा, वित्त विभाग में कैलकुलेशन का सिलसिला शुरू हो गया है कि कर्मचारियों को भी कितना प्रतिशत डीए दिया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, क्योंकि 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक है। इसमें कई बड़े मसले इन विभागों से जुड़े जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस पर आज बड़ी मीटिंग ली गई है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से। ये इसलिए क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग अभी स्कूल और कॉलेजेस की होनी है। इसमें एससीईआरटी के साथ साथ डाइट को लेकर भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और क्लस्टर सिस्टम में अब स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। जहां एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा कम है उन्हें मर्ज किया जाएगा। 2 से 3 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल्स को मर्ज करने की बात हो रही है। इससे गुणवत्ता वहाँ आ पाएगी, शिक्षकों की कमी खत्म हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं फिर हर स्कूल में हो पाएंगी। अभी ग्रामीण इलाकों में क्या है कि एक स्कूल में अगर लाइब्रेरी है तो दूसरे स्कूल में फिर लाइब्रेरी वाली सुविधा नहीं होगी, भले ही वहाँ पर प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो सभी तरह की सुविधाएं सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, इसीलिए क्लस्टर सिस्टम तैयार हो रहा है। 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल होंगे वहाँ की सभी चीज़ों को लेकर पहले गौर किया जाएगा, प्लेग्राउंड से लेकर मिड डे मील तक और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद फैसला होगा कि कौन सा मेन स्कूल है जिसे चुना जाएगा। और एनरोलमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये डिसीजन हो रहा है, यानी कि
25 से 30 बच्चे अगर किसी स्कूल में होते हैं तो हो सकता है उसे बंद ना किया जाए, लेकिन 4 या 5 ही संख्या है किसी स्कूल में तो उन्हें ज़रूर मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि बंद किया जाएगा और उस स्कूल को 3 किलोमीटर के दायरे में जो बड़ा स्कूल होगा उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। फिर छात्रों को उसी स्कूल के भवन में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाना होगा। शिक्षकों की अटेंडेंस को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पर भी बात हो रही है और 8 अगस्त को जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें ये सभी मुद्दे जाने वाले हैं। कॉलेजेस में देखिए कोर्स भी अभी बदल सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग होनी है, ये कोर्स को लेकर भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी होगी, स्कूल क्लस्टर सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है और तो और डाइट और SCRT में भी यहाँ रीस्ट्रक्चरिंग की बड़ी बात हो रही है। पुलिस भर्ती को लेकर एक जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि लोक सेवा आयोग को यह जिम्मा दिया जा रहा है, क्लास 3 की भर्ती है तो इस वजह से एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में इसे लाना होगा, तभी लोक सेवा आयोग को क्लास 3 की भर्ती करवाने का मौका मिल सकता है। तो ये भी मामला बिल्कुल कैबिनेट में जाने वाला है, लेकिन एक पत्र लोक सेवा आयोग को भी जारी कर दिया गया है कार्मिक विभाग की ओर से ताकि सहमति ली जा सके लोक सेवा आयोग से भी कि ये क्लास 3 की जो भर्ती परीक्षा करवानी है उसके लिए लोक सेवा आयोग तैयार है या नहीं। हालांकि हामी पहले ही आयोग की ओर से भर दी गई है, लेकिन वही बात है कि ऑफिशियली भी यहाँ पर सहमति होनी चाहिए सरकार के पास ताकि कल तक कोई विवाद खड़ा ना हो सके। दूसरी बात, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की करना चाहेंगे ये क्योंकि कार्मिक विभाग लोक सेवा आयोग से लेकर वापस से वन विभाग को देना चाह रहा है, इसलिए ये मैटर भी कैबिनेट में जा सकता है, लेकिन मंजूरी अभी तक मुख्य सचिव की इस मैटर को लेकर नहीं मिली है। कैबिनेट में भेजने पर जानकारी ये सामने आई है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की ओर से RNP रूल्स ही अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, यानी कि RNP रूल्स में संशोधन नहीं किया गया है। तो जब तक ये संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक मुश्किल ही है कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाए। पहले RNP रूल्स पूरी तरह से फाइनल होने चाहिए, संशोधन प्रक्रिया इसमें पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही मैटर कैबिनेट में भेजा जा सकता है। खैर अभी 2 दिन शेष हैं कैबिनेट की बैठक होने में, तब तक अगर कोई भी इस पूरे मैटर में हलचल नजर आती है तो बिल्कुल इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। JBT बैच वाइज भर्ती में भी कुछ हलचल देखिए नजर आई है। ये सचिवालय और निदेशालय के बीच पोस्टिंग स्टेशंस को लेकर अब चर्चा हो रही है। जल्दी ही नियुक्ति को लेकर ऑर्डर्स इनके लिए भी जारी हो सकते हैं। हालांकि आदेश कब जारी होंगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह से हलचल जरूर नजर आई है। पोस्टिंग स्टेशंस की बात यहाँ जरूर हो रही है। बीते दिनों ही ये JBT के अभ्यर्थी पहुंचे थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने के लिए भी और मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलने के लिए भी, जिसका असर ये नजर आया है कि बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पर कुछ तो हलचल जरूर हुई है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।